हेलो फ्रेंड्स। लेसन 4 अभी कर रहे हैं हम लोग लीगल एंड अदर अफेयर्स करंट अफेयर सब्जेक्ट का सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। तो लीगल अफेयर ये लास्ट चैप्टर है हमारा जो है, और रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मतलब इस दौरान जो 2019 और 20 के बारे में हमारी इस किताब में लिखे हुआ है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और हमारी जो ट्रिब्यूनल्स है जिनको हम क्वाजी कोर्ट्स भी बोलते हैं, उन्होंने पास किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। तो हाईएस्ट कोर्ट है, ये सबको मालूम है। सबसे छोटा रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद रहता है हमारा हाई कोर्ट, और उसके बाद हमारा रहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हाईएस्ट कोर्ट हमारा है, एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी बोला जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में the highest constitutional court with the power of judicial review. India is a federal state and has a, बार बार ये बातें ध्यान रखेंगे कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। व्हाट इज फेडरल स्टेट? कि यहाँ पे दो तरह की सरकारें चलती है। फेडरल मीन्स टू, दो तरह की चक्कों की सरकार चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। दो तरह की सरकारें हैं, एंड एज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। और हमारे ध्यान देने वाली बातें हैं, सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। तो ऐसा सरकारों में सिस्टम नहीं बैठे हुआ है, विद द 3 टायर स्ट्रक्चर। और इसका जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ का, वो 3 टायर है। कौन कौन सा 3 टायर है? अभी 2 मिनट पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कौन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है हमारे यहाँ पे? तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड द चैप्टर 6 ऑफ द यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 124 to 147 in part 5 of the Constitution of India deal with the organization, independent jurisdiction, powers and procedure of Supreme Court. तो यहाँ पे आर्टिकल 125 हाईलाइट करना पड़ेगा। आर्टिकल 125, 147 ये है पार्ट 5 का। ठीक, किससे डील करता है? डील विथ organization, independence and jurisdiction, powers and procedure of Supreme Court। तो powers and procedure of Supreme Court, ठीक है। थर्ड चैप्टर, 6 चैप्टर इसमें आप देखेंगे तो वो यूनियन जुडिशरी के बारे में है। फोर्थ चैप्टर जो है यूनियन एंड द चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी के बारे में है। ठीक। The Indian Constitution under Article 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India constituting a Chief Justice of India। तो CJI किसी ने पूछा, तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 124 हमको बोलता है कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, and until parliament by law prescribe a larger number of not more than 7 other judges। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 जजेस की संख्या हो गई, इसके पहले 31 थी। तो ये पुराना प्रोविजन है। तो पुराने प्रोविजन में बोला गया था कि सीजेआई होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, मतलब 7 से ज्यादा जजेस नहीं होंगे। अगर ज्यादा जजेस होंगे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करेगा। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब छोटे कोर्ट से जो अपील आती होंगी वो वाला, और एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, गवर्नमेंट अगर हमसे कोई सलाह मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह देता है। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन and advisory jurisdiction. However, there are other multiple power of Supreme Court. Organization of Supreme Court जो है,
सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 जो है हैज एडेड 4 जजेस टू स्ट्रेंथ, तो एडेड 4 जजेस, उन्होंने 4 जजेस को और जोड़ा है। इट इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम 31 टू 34, आ गया जो बात मैं बोल रहा था, 31 से 34 किया है, इंक्लूडिंग द CJI। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज फिक्स्ड एट 8, तो ओरिजिनली स्ट्रेंथ 8, ठीक है। द पार्लियामेंट इज ऑर्थोराइज टू रेगुलेट देम, तो पार्लियामेंट जो है ऑर्थोराइज है रेगुलेट करने के लिए, मतलब कौन सी नंबर की, हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट के कार्य में वो बाधा नहीं डालेगा, मगर जो जजेस की संख्या है उसको निर्धारित कर सकता है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, जजेस सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट नोट बन रहे हैं, अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, आपने बोलते चलना है। द CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। द अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। देन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी, यहाँ पे अंडरलाइन करना पड़ेगा, लीगल पॉइंट आ गया है। कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना जरूरी है कि इनको जज बनाऊं क्या सुप्रीम कोर्ट का, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस के अलावा किसी जज को अगर अपॉइंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे। द सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द 4 होली प्लेसेस इन उत्तराखंड, तो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट को जो है क्लियर किया, मतलब इसमें हाईवेज बन जाएंगे, मतलब अगर एक चार धाम से दूसरे चार धाम में जाना है तो आपको रोड का रास्ता बिल्कुल एकदम क्लियर कट मिलेगा। द सुप्रीम कोर्ट क्लियर द डेक्स ऑफ द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अगस्त 2019, अगस्त 2019 में, विच विल कनेक्ट द 4 होली प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड, कनेक्ट 4 होली प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड के थ्रू 900 किलोमीटर ऑल वेदर रोड्स, मतलब 900 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, जिसमें कोई भी वेदर हो, सर्दी गर्मी बरसात, हम लोग जा सकते हैं। द एपेक्स कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट इन द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री टू फॉर्म द हाई पावर्ड कमिटी टू लुक इनटू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। The apex could also ask the Union Environment and Forest Ministry to form the high-powered committee to look into environmental concern। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये भी बोला है कि एक बड़ी कमिटी बनाओ, हाई पावर्ड कमिटी, जो कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा 900 किलोमीटर का, कहीं इसमें हमारे एनवायरमेंट को तो हानि नहीं पहुंच रही है। ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस रोहिंटो फाली, नरीमन and Suryakant modified an earlier order of National Green Tribunal by constituting a fresh high-powered committee consisting of the representative from Physical Research Laboratory, Wildlife Institute of India and Defense Ministry and submit its recommendation within 4 months। तो इन्होंने जो है एक 4-5 जगह से लोगों को लेके कमिटी बनाई है, जो कि 4 महीने में रिपोर्ट सबमिट करेंगी। एज पर द डिसीजन द कमिटी शैल होल्ड क्वार्टरली मीटिंग, तो मीटिंग जो है वो क्वार्टरली होंगी वहां पे जो है, ठीक है, मीटिंग जो है क्वार्टरली होंगी। देयर आफ्टर टू इंश्योर द कंप्लायंस एंड मे सजेस्ट फर्दर मेजर आफ्टर ईच रिव्यू मीटिंग, मतलब वो मिलेंगे हर 3 महीने के अंदर में, और अगर उनको ऐसा कुछ भी लगता है कि कुछ सजेस्ट करना है तो वो सजेस्ट करते जाएंगे। द कमिटी शैल कंसीडर द क्यूमुलेटिव एंड इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट ऑन द इंटायर हिमालयन वैलीज, तो जो मीटिंग है, जो कमिटी है, वो इम्पैक्ट को देखेंगी चारधाम प्रोजेक्ट के पूरे हिमालयन वैलीज में क्या होने वाला है। द कमिटी विल ऑल्सो सजेस्ट द एरियाज इन विच The committee shall also suggest the areas in which afforestation should be taken and the kind of sapling to be planted, मतलब ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे झाड़ कटेंगे और फिर वहां पे हमको छोटे छोटे पौधे और लगाने की जरूरत है, ठीक, सैपलिंग्स।
सैपलिंग मतलब छोटे पौधे जो हैं। In case of non-survival of any sapling, further plantation should be done and compensatory afforestation should be 10 times the number of trees cut। मतलब उन्होंने बोला है कि जितनी ट्रीज हम काटेंगे उससे 10 गुना ट्री लगाएंगे, और 10 गुना ट्री लगाने के बाद में भी अगर वो कोई सैपलिंग जो है छोटा पौधा वो उग नहीं पाता है तो हम और पौधे वहां पे लगाएंगे, रीप्लांटेशन करेंगे। सम रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो क्या क्या रहे इस दौरान में जो है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एनजीओज रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर जो है आरटीआई एक्ट है, आरटीआई का फुल फॉर्म में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई right to information एक्ट है। In case of DAV, College Trust and Management Society and other versus Director of Public Instruction and others, judgment dated 17/2019, the Honorable Supreme Court of India in paragraph 26, 28 and 29 observed that in our view substantial means a large portion, it does not necessarily have to mean a major portion। अब ये कैसा है, ये बहुत बड़ा है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये वाला लाया गया था। आई डोंट थिंक कि मैं रीड एक बार कर ले रहा हूं बट इतना नेसेसरी नहीं है ना। मतलब इसको थोड़ा सा हाईलाइट इधर कर देते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। रीड कर ले रहा हूं एक में बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन जो है इन अवर व्यू सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज पोर्शन। It does not necessarily have to mean a major portion or more than 50. No hard and fast rule can be let down in this regard. Substantial financing can be both direct and indirect। मतलब जो financing है वो direct और indirect दोनों हो सकती है। To give an example, if a land in a city is given free of cost or a heavy discount to a hospital, educational institution or other such body, दिस इन इट सेल्फ कुड बी ऑल्सो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर कोई किसी को गवर्नमेंट किसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए फोकट में ज़मीन देती है, कम भाव में ज़मीन देती है, ठीक, तो ये अपने आप में एक तरह की फाइनेंसिंग हो जाती है। द वेरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द largesse of the state in getting the land at the cheap price would mean that it is substantially financed। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का कोई लैंड दिया है और वो कुछ पैसे कम करके दिया गया है तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस मानी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट से। merely because the financing contribution of state come down during the actual funding will not itself mean that the indirect finance given is not taken into consideration। ठीक, अगर समझ लो एक्चुअल फाइनेंस इतना नहीं है मगर इनडायरेक्ट फाइनेंस को तो लेना पड़ेगा ना। द वैल्यू ऑफ लैंड विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड नॉट ओनली टू द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट इवन ऑन द डेट व्हेन द क्वेश्चन अराइजेज as to whether the said body or NGO is substantially financed। तो कल जाके अगर क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हुआ एनजीओ के केस में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के केस में, एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, तो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लैंड दे देती है कुछ कॉस्ट कम करके, तो इसको भी गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग हुए हुआ माना जाएगा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इज वेदर द बॉडी, अथॉरिटी और एनजीओ can carry its activities without getting finance from the government। If its functioning is dependent on the finances of the government, then there can be no manner of doubt that it has to be termed as substantially financed। मतलब अगर समझ लो लैंड भी गवर्नमेंट ने दे दी है, कम भाव में दी है या फ्री में दी है, और फाइनेंस भी गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो हम फिर बोलेंगे कि वो तो गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। ठीक, while interpreting the provision of the act and while deciding what is substantially financed, one has to keep in mind the provision of the act।
This act was enacted with the purpose of bringing transparency in public dealing and probity in public life in NGO or other bodies get substantially financed from the government. We find no reason why the citizen cannot ask for information to find out whether his or money has been given to an NGO यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिक्विजिट पर्पज और नॉट। मतलब ये जो मैटर था ये आरटीआई में आया था, और अब जो एनजीओ है उनको गवर्नमेंट फ्री में लैंड देती है, डिस्काउंटेड रेट में देती है, और फिर पैसा भी देती है चलने के लिए, तो एनजीओ को हम लोग बोल सकते हैं कि आप भाई गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो। जब आप गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो तो भाई आपके बारे में और आपकी वर्किंग के बारे में क्यों ना पूछा जाए, इस केस में आया है, बस इतना मतलब है। तो मैं वापस से क्या बोल रहा हूं कि एनजीओ रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कम अंडर आरटीआई एक्ट। मतलब आरटीआई एक्ट के दायरे में जिन एनजीओज को ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट से मिलता है उसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो उसमें ये डिसीजन आया था कि हाँ इनको लाना चाहिए, बिकॉज लैंड भी इनको फोकट में मिल रही है या कम रेट में मिल रही है, और उसके बाद में इनको चलाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो ये सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनको आरटीआई के दायरे में आके लोग जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब इनको देना चाहिए। Accused charged with food adulteration cannot be acquitted merely because of deficiency was marginal। अब देखिए, accused charged with food adulteration cannot be acquitted because the deficiency is marginal। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने फूड में गड़बड़ कर दी है, जहर डाल दिया है या गलत खाना दे दिया है, और उसको इसीलिए नहीं छोड़ा जाए क्योंकि उसने जो गलती की है उसका जो अंजाम हुआ है वो बहुत भयानक नहीं हुआ। समझ लो किसी ने किसी के खाने में गलत चीज डाल दी और उसको उससे ज्यादा बीमारी नहीं हुई, वो 1 या 2 दिन में ठीक हो गया, तो इससे उस खाने को गंदा करने वाले की गलती सही नहीं हो जाती या उसकी गलती छोटी नहीं हो जाती। तो ये केस था राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ठीक, जजमेंट ऑन 4 अक्टूबर 2019 है। तो 4 अक्टूबर द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट वी आर द कंसीडर्ड, ये वाला पोर्शन मैं पढ़ रहा हूं, ये वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं। We are the considered with the view that once a standard are laid down by the legislation then those standard have to be followed। मतलब उस ऑर्डर में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बार अगर स्टैंडर्ड बना दिए जाएंगे तो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है। In term item like milk which is a primary food under the act, it is not necessary to also prove that the food item had become unfit for human consumption or injurious to health। In cases of food coming under the act, it is not required to prove that the article of food was injurious to health। In this case, the only question to be determined is whether the article complies with the standard laid down or not। मतलब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम अगर जैसे दूध है तो दूध फिट है कि नहीं है पीने के लिए, और वो स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ इट फेल्स टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड देन वी विल हैव टू ट्रीट इट as an unadulterated article even if it is not rendered injurious to health। deviation from the prescribed standard cannot be ignored। हाई कोर्ट्स इन इंडिया है, तो इंडिया में हाई कोर्ट्स है, तो और हाई कोर्ट्स जो है वो नीचे दिए हुए बहुत सारे कोर्ट्स हैं हमारे पास। जैसे हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है, ये यहाँ पे दिए हुआ है, देखिए आप, है ना। तो हमारे महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है, आप देखेंगे ये यहाँ पे जो है हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कितने कितने हाई कोर्ट्स है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखे हुआ है कि इन इंडिया वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। तो 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में, करीबन करीबन कितने हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स है हमारे पास। 3 हैविंग द कंट्रोल ओवर मोर देन 1 स्टेट। मतलब 3 के पास में एक से ज्यादा स्टेट्स में कंट्रोल है।
जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरीज। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उनके पास में यूनियन टेरिटरीज के ऊपर में भी कंट्रोल दिया गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है उस हिसाब से। और इतने सारे हैं तो हम बॉम्बे, जैसे महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे चलता है, दिल्ली के लिए दिल्ली चलता ही है भाई, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अब ये क्या रहता है, क्या हो गया है ना कि इतने साल में हमारा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना सा, या उसमें इतने बदलाव नहीं हुए। अब क्या हो गया कि जजेस की संख्या तो हो गई है कम, और जो केसेस हो गए हैं वो है बढ़ गए। तो उसका सल्यूशन क्या, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना चालू करते हैं, हर एक कानून का एक स्पेशलाइज्ड छोटा कोड बना देते हैं। तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये एक तरह का छोटा कोड है। क्या है, छोटा कोड। द इनेक्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इन 1985, अब इसका भी एक्ट बने हुआ है, implementation of enactment of Administrative Tribunal Act 1985 opened a new chapter in the sphere of administering justice to the aggrieved government servant. Administrative Tribunal Act owes its origin in 323। अब ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बनाया गया है। मेरा जो कॉन्सेप्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलने का, जैसे हर एक कानून के लिए एक अलग अलग था, तो दैट वी कॉल्ड एज ट्रिब्यूनल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मैनेज करने के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल है। आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें इंपावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इंपावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 323A सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू। अब ये करेगा क्या, ये ट्रिब्यूनल जो है रिस्पेक्ट टू किससे रिलेटेड कंप्लेंट और डिस्प्यूट को सुलझाएगा, रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विस। तो अगर कोई भी पब्लिक सर्विस में अपॉइंट होता है, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में अपॉइंट होता है, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखिए ये इतना जो पोर्शन है, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, नॉट रेलेवेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक बार पढ़ते हैं भाई, है ना। इन परसुएंस, देखिए रेड कर्सर है, इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 बनाया गया है। इसके द्वारा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब में लगता है और उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेगा। इन परसुएंस of the provision contained in the Administrative Tribunal Act 1985, the Administrative Tribunal set up under its exercise original jurisdiction in respect of service matter of the employees concerned by it as a result of judgment dated 1997। तो 1997 का जो जजमेंट है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बोला गया कि इसको सेटअप करो भाई जो है। और द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाई बिफोर द डिवीजन बेंच। तो ये जो है डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, मतलब नीचे में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रहेगा और ऊपर में हाई कोर्ट रहेगा, कंसर्न हाई कोर्ट रहेगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, आफ्टर दैट हाई कोर्ट है, आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नेक्स्ट पैराग्राफ में हूं मैं, एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओनली इन रिलेशन टू द सर्विस मैटर ऑफ लिटिगेंट्स कवर्ड बाय द एक्ट, मतलब जितने भी लीगल मैटर्स है उसको सर्विस मैटर से अगर वो कंसर्न्ड है तो ही लेंगे हम लोग जो है। तो अगर सर्विस मैटर ऑफ द लिटिगेंट, ठीक है,
कवर्ड बाय द एक्ट जो है वही आएगा, ठीक। The procedural simplicity of the act can be appreciated from the fact that the aggrieved person can also appear before it personally. The government can present its case through its departmental officers. तो जो डिपार्टमेंट है, जब कोई डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट है, सिंचाई डिपार्टमेंट है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो वहां पे अपने ऑफिसर्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करेंगे। लीगल प्रैक्टिशनर, दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिब्यूनल इज टू प्रोवाइड फॉर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द लिटिगेंट। तो लिटिगेंट मतलब जो कोर्ट कचहरी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किए हुआ है, उनका ये मैटर कैसे सॉल्व किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थ्रू इनएक्सपेंसिव तरीके से होगा। तो इट्स अ छोटा कोड, स्मॉल कोड बोल सकते, क्वाजी कोड बोल सकते। द एक्ट प्रोवाइड्स द फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब इस एक्ट में एक और कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक और है कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने के भी बारे में बात हो रही है, एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात हो रही है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। द कैट वॉज सेटअप ऑन 1 नवंबर 1985। तो जो कैट है वो 1 नवंबर 1985 को सेटअप किया गया था, ठीक। There are 17 benches and 21 circuit benches। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि इसकी जो 17 बेंचेज है अलग अलग प्रदेशों में फैली हुई, और 21 सर्किट बेंचेज हैं इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद में इन एडिशन टू द मिनिस्ट्रीज, in addition to the ministries and the department of the central government, the central government has notified about 214 organization under section 14 subsection 2 of the Central Administrative Tribunal Act 1985, ध्यान देंगे, to bring them within the jurisdiction of the Central Administrative Tribunal from the time to time. In addition to the Central Administrative Tribunal, principal bench is dealing with the matters of the government, National Capital Territory of India. तो ये वही बातें हो रही हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाने वाला है। डेट्स आपके पास में 1 नवंबर 1985 की कैट के लिए दी गई है। उसके बाद में इन्होंने 17 बेंचेस और 21 सर्किट ब्रांचेस के बारे में कैट के बारे में बात की है। नहीं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी लोग रहते हैं, इनकी रोजी रोटी का एक साधन ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी रहता है। अब एनसीएलटी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एनसीएलटी अंडर सेक्शन 408। तो अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैव सेट अप 11 बेंचेस। तो इन्होंने जो है 11 बेंचेस सेटअप किए शुरुआती तौर पे। अभी जो है 1 प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली, तो पहली जो बड़ी बेंच है वो तो न्यू दिल्ली में है, और 10 बेंचेस जो है, एक बेंच न्यू दिल्ली में, फिर अहमदाबाद में जो है, उसके बाद में इलाहाबाद में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में सेटअप की गई है। दिस बेंचेस विल बी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 19 टेक्निकल मेंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ये जो बेंचेस है इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। प्रेसिडेंट और 16 जुडिशियल मेंबर और 9 टेक्निकल मेंबर रहते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। इसके जो है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल है। तो जो भी मैटर हमारे निकलते होंगे एनसीएलटी से, वो जाते हैं एनसीएलटी में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एनसीएलटी का है फादर एनसीएलटी।
तो बच्चे के पास गए, मामला नहीं सुलझा तो पिताजी के पास चलेंगे फिर। द NCLAT was constituted under section 4010, तो 4010 में कॉन्स्टिट्यूट किया है। हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT, ठीक है। कब से? 1 जून 2016 से। तो NCLAT जो है 410 नंबर के सेक्शन में कंपनीज एक्ट के बना था। ये NCLT की जो अपील ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट में जाएंगे और 1 जून 2016 से इफेक्टिव है। NCLAT is also the appellate authority for hearing the appeal against the order passed by NCLT under section 61 of Insolvency and Bankruptcy Code। अगर NCLT ने कोई ऑर्डर पास किया 61वें सेक्शन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो भी वो मैटर वहां पे जाएगा। NCLAT is also the appellate tribunal for hearing the appeal against the order passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India under section 202 and 211 of the IBC। तो अगर IBBI ने भी अगर कोई ऑर्डर पास किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 202 में और 211 में, तो भी वो NCLAT में जाएगा। NCLAT is the appellate authority to hear and dispose of appeal against any direction issued or decision made or order passed by the Competition Commission of India। तो ये अपील अगेंस्ट एनी डायरेक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो भाई 3 बातें हो गई। नॉर्मली NCLT का ऑर्डर जाएगा NCLAT में। दूसरी बात, अगर NCLT ने कोई ऑर्डर पास किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, वो भी जाएगा NCLAT में। और अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो भी जाएगा NCLAT में। 3 हो गई अभी तक के बातें। चौथी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में भी वी कैन गो टू NCLAT, ठीक है। तो ये भी मैटर एक हो गया, ये यहाँ पे सॉर्ट आउट। देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, हमारा अल्मा मैटर है, हमारी जो मदर है, ऐसा हम लोग मदर इंस्टीट्यूट हमारा बोल सकते हैं। दिल्ली में हेड ऑफिस है इनका। और मैं आपको बताऊं, बहुत बार लोगों को ना बड़ी वो रहती है, क्या है ये। अरे ये इंडिया लेवल पे बनाया गया इंस्टीट्यूट है, हाँ, कोई एरा गैरा इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे जो है आप देखिए इनके 60,000 मेंबर्स है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 3 लाख स्टूडेंट्स है आज की डेट में इनके पास में इनरोल जो है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज द ओनली अकेला रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया है टू डेवलप द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप इन इंडिया। तो कंपनी सेक्रेटरीशिप को डेवलप करने के लिए it is a premier national professional body set up under an act of parliament, the Company Secretaries Act 1980। ICSI function under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs। the institute, तो ये किसके अंडर में functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India के अंतर्गत। The institute provide top quality education to the students of company secretary course and the best quality set student to the CS member। At present 60,000 members है और 3 lakh students है। ICSI has headquartered, इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिसेज है, एक दिल्ली में है, एक चेन्नई में, कोलकाता में है और मुंबई में है। ICSI का सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, मैंने भी यहाँ पे ट्रेनिंग की हुई है नवी मुंबई में, और एक ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है। करीबन 74 चैप्टर है ऑल ओवर इंडिया में। ICSI हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैव पोटेंशियल टू एक्सेल द सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। ICSI इन न्यूज, तो कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था एक। द गेजेट नोटिफिकेशन ऑन कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 3 फरवरी 2020 इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। सेम इज अवेलेबल, दिए हुआ कहाँ पे वो लिंक उसकी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेगुलेशन, न्यू एडमिशन टू द फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ CS स्टैंड्स डिसकंटिन्यूड यूनिक एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव, जो कि आप लोग कर रहे हो। तो फाउंडेशन पहले होता था, अब वो कैंसिल होके CS एड बन गया है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब अब कोई ग्रेजुएट भी होके आएगा तो उसको ये करना ही पड़ेगा फॉर एडमिशन इनटू एग्जीक्यूटिव।
ICSI लॉन्च UDIN यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरीज नहीं रहते और अपने आप को रिप्रेजेंट करते कि यस आई एम द कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसा ना हो इसलिए UDIN का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसका फुल नेम है यूनिक document identification number is an attempt to pursue heighten the sense of self-governance and strengthen the practicing side of the company secretaries. UDIN will provide ease of maintaining register of attestation and certification services. It will prevent counterfeiting of various attestation and certification besides ensuring compliance with regard to सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन एंड अटेस्टेशंस। तो ये जो है UDIN, जो भी कंपनी सेक्रेटरी किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन अगर करता है तो उसको UDIN वहाँ पे लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हम ऑनलाइन जाके देख सके कि भैया किसने ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया। अंडर द मैकेनिज्म एन अल्फा न्यूमरिक नंबर, तो एक अल्फा न्यूमरिक नंबर है विल बी जनरेटेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी which will act as the trust enhancer by facilitating verification that the document is genuinely signed or certified by the company secretary in practice. ICSI UDIN is mandatory, तो ICSI UDIN मैंडेटरी कब से हुआ है? अक्टूबर 1, 2019 से। सेलिब्रेशन ऑफ 51st फाउंडेशन डे ऑफ ICSI, अभी जो ICSI है 51 साल का हो गया है। तो ये कब हुआ है? तो इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, incorporated on 4th October 1968, is a country premier professional body promoting good corporate governance and risk management and compliance. Completed 51 years of its establishment on 4th October 2019. To mark the 51st foundation day of ICSI, commemoration event was hosted by the ICSI in August. प्रेजेंस इन हिज एक्सेलेंसी श्री रामनाथ कोविंद साहब आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विज्ञान भवन में आए थे। द सेलिब्रेशन ऑफ 47th कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, तो कन्वेंशन मतलब टुगेदरनेस होता है। बहुत सारे ऐसे एक दूसरे से जुड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस लॉन्च करती है इंस्टीट्यूट, जहां पे सब लोग आएंगे और मिलेंगे। द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एन एनुअल मेगा Congregation of the Company Secretary, National Convention of the Company Secretaries, to deliberate on the national and the international development in the corporate and the industry arena. ठीक, तो ये वाला कब ऑर्गेनाइज किया गया था? ये 47 नेशनल कन्वेंशन है, नवंबर 14-16 तक के ऑर्गेनाइज किया था JECC जयपुर में। करंट अपडेट्स ऑन इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अभी का हमारा टॉपिक है कि इसमें क्या क्या बातें होने वाली हैं। तो भूटान इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी फॉर रीजनल टूरिस्ट, तो बहुत सारे लोग भूटान आते हैं और वो भूटान की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो भूटान ने बोला आओ, मगर गंदगी फैलाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए हम आप पे कुछ फीस लगाते हैं। So Bhutan has recently introduced a new system for regional tourists called Sustainable Development Fee. एक Sustainable Development Fee, the lower house of थाशकू, क्या बोला जाता है, भूटान पार्लियामेंट है उसका नाम, तो ये भी एक हाईलाइट कर लो। शोगदू भूटान पार्लियामेंट पास legislation that tourists from India, Maldives and Bangladesh have to pay a certain amount for their stay in the country, मतलब ये अपने पे ही लगा रहा है। तो अगर आप इंडिया से आए, चाइना पे नहीं लगा रहा है, बोलो मालदीव और बांग्लादेश से कोई लोग आएंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। एज पर द न्यू पॉलिसी, रीजनल टूरिस्ट हैव टू पे 1200 भूटानीज, ठीक, और करीबन 16.85 US डॉलर जितना होता है एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी पर डे फ्रॉम जुलाई 2020, मतलब पर डे का फीस है, बोलो ये। हाँ, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द टूरिस्ट हैव टू पे दिस फीस बिकॉज टूरिस्ट डिस्टर्ब भूटान्स इकोलॉजी ड्यूरिंग देयर ट्रिप, तो भूटान की इकोलॉजी को डिस्टर्ब आप करते हो इसीलिए फीस देना पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट अलाउ रीलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता टू इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अफ्रीकन चीता है वो इंडिया में आना अलाउड किया है। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता टू सस्टेन सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया ऑन January 28, 2020
It directed that the habitat should be chosen carefully after examining if the animal can adapt to Indian condition. A petition filed by the National Tiger Conservation Authority, तो एक National Tiger Conservation Authority, which sought permission to relocate African cheetah from Namibia to India as a pilot project, as India cheetah is deemed extinct. The Supreme Court stated that African cheetah can be introduced to Kuna National Park, ठीक, कुना नेशनल पार्क में लाने की परमिशन गवर्नमेंट ने उनको दी है भाई, ठीक। ऑफ मध्य प्रदेश, पुना नहीं होगा, गुना होगा वो, पुना है। वर्ल्ड ओजोन डे 2019 है, तो ये वर्ल्ड ओजोन डे है 2019, ठीक। ये कब मनाया जाता है? सितंबर 16 को मनाया जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक। मेरे ख्याल से काफी होगा ये वाला बात, ये काम का नहीं है अपने जो है। पढ़ ले क्या, पढ़ लेते एक बार, देखो। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसको जो है ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इट इज observed annually on September 16 to commemorate the signing of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. The Montreal Protocol was signed in 1987. The theme of the World Ozone Day was 32 years and hailing. World Ozone Day 2019 theme was celebrated over 3 decades of the international cooperation to protect and seal the ozone layer and climate under the Montreal Protocol. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो खैर ये काम का नहीं है, मतलब ये इसमें एक ये आ जाता है कि इतना काम का नहीं है अपना जो है ना। स्वच्छता ही सेवा, अगेन ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले होंगे कि स्वच्छता ही सेवा है, इस करके जो कॉन्सेप्ट है वही निकाल के लाते हैं। स्वच्छता ही सेवा वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट मथुरा, तो इन्होंने जो है लॉन्च्ड नरेंद्र मोदी मथुरा सितंबर 11, तो इन्होंने जो है सितंबर 11 में मथुरा में बोला था कि स्वच्छता ही सेवा 2019 में इस बारे में इन्होंने बोला था कि स्वच्छता ही सेवा है। थीम वॉज प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस इन द मैनेजमेंट, तो प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस और मैनेजमेंट के बारे में। स्वच्छता ही सेवा is a massive nationwide awareness and mobilization campaign on स्वच्छता. The स्वच्छता ही सेवा 2019 campaign was organized from September 11 till October 2019. Prime Minister had set the goal of making the India ODF by the October 2, तो ODF वो बनाना चाह रहे थे, ठीक। फिर 150th बर्थ एनिवर्सरी, महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी कब होने वाली है? स्वच्छ भारत मिशन, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च was jointly organized by Animal Husbandry and Dairy and Drinking Water and Sanitation Department of Central Government along with the State Government of Uttar Pradesh. The campaign has also involved a nationwide श्रमदान फॉर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ऑन October 2, मतलब सब लोग साथ में आएंगे और प्लास्टिक को जमा करेंगे और उनको डिस्पोज ऑफ करने में मदद करेंगे। The collected plastic then recycled and effectively disposed before Diwali, that is October 27, 2019. Ban on single use plastic, तो single use जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाना है। India has imposed a nationwide ban on single-use plastic on October 2, 2019. तो October 2, 2019 को on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. As per reports, 6 single-use plastic items were scrapped with effect from the day, including plastic bags, straws, cups, plates, small bottles, and certain types of sachets. Prime Minister Narendra Modi, who has set up the goal to make the India free of single-use plastic by 2022, had appealed to the nation to stop the use of single-use plastic in his speech on India's Independence Day. तो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने बोला है कि इसको बंद करें।
वाई टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक, क्यों भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहता है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्यों बैन करना चाहता है। With the climate and environment becoming the rising global concern, plastic pollution and plastic waste management has become focal point of worry. Millions of tons of plastic is being produced every year which is not biodegradable, मतलब आपो आप वो खत्म नहीं हो सकती है। Hence the countries across the globe adopting and implementing the strategies and aimed at eliminating the use of single use plastic। इसीलिए जो वर्ल्ड है वो चाहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो एक तो नॉट बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो खुद खत्म होने वाली है नहीं। ग्लोबल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट ऑफ वरी बन रहा है लोगों के लिए। एज पर द नेशनल ज्योग्राफिक ओनली 9% ऑफ द प्लास्टिक items are recyclable. The rest end up either buried in the land or water bodies, eventually reaching the ocean, leading to polluting of the water bodies and killing the marine life. So leading to polluting the water bodies and killing of marine life. Most of the plastic is not biodegradable, and over a period of time the plastic breaks up and release a toxic chemical into the water bodies, which in turn make their way into food and water supplies. If the plastic does not end up in the water, huge pile of waste that is hard to dispose of. Many of the South Asian countries have become global dump yard of the plastic. बहुत सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। many of the South Asian countries dump yard of the plastic. The plastic pile is not only affecting the human body but also choking the environment. The UN environment head Eric had also highlighted earlier that the plastic pollution is one of the world's biggest environmental threats, and the countries have to come with the better plastic waste management and disposable plan to deal with the huge plastic dump that is degrading the environment. NGT formed panel to examine the illegal sand mining in the यमुना। तो NGT ने बोला है कि जो यमुना रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा सैंड निकाली जाती है, क्या बोलते हैं उसको, रेत निकाली जाती है। तो उसको जो है उसको कम कैसे करें, इसके लिए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT बोलते हैं, तो NGT जो है National Green Tribunal formed a committee to examine the allegation of sand mining in Yamuna River. The decision was taken by NGT bench headed by NGT chairperson Justice Adarsh Kumar Goel. The NGT formed the committee to examine the issue after Delhi Jal Board. Delhi Jal Board Anil Kumar Singh moved the green panel alleging illegal sand mining in the Yamuna. The NGT bench directed Delhi District Magistrate, Delhi Pollution Control Committee and the Central Pollution Control Board to look into the issue and take appropriate action in accordance with the law. तो जो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे अनिल कुमार सिंह, ये एनजीटी के पास में गए और उन्होंने एनजीटी को बोला कि देखो वहां पे तो इलीगल माइनिंग होती है। तो एनजीटी ने फिर जो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला कि मैटर को देखो, ठीक। कमिटी विल बी नोडल एजेंसी फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड द कंपाइलेशन ऑफ द टास्क, ठीक है। बेसिक मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। अब बेसिक मीटिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना held their 28th ministerial meeting on climate change in August 2019 in Sao Paulo, Brazil.
इन दिस मीटिंग इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो इस मीटिंग में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? प्रकाश जावड़ेकर साहब ने रिप्रेजेंट किया है वहां पे जाके जो है, ठीक। Basic countries expressed concern about the climate change and its adverse effect and reaffirmed their commitment to successful implementation of UNFCCC, its Kyoto Protocol and Paris Agreement UNFCCC, based on the recognition of need and special circumstances of developing countries, and in accordance with the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Differentiated equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities in light of different national circumstances. They jointly urged development countries to fulfill their climate finance commitment of mobilizing 100 billion annually by 2020 for developing countries. The call for responsible, comprehensive, urgent and ambitious action against climate change, including the urban environment. They reiterate to work together to ahead of the United Nations session on climate change and the next conference of parties. अभी अलग अलग शब्द है, ये इतना काम नहीं आता है अपने को, ठीक। इन चिली it was decided in that the China will host the next meeting of basic minister. तो चाइना ने बोला है कि मैं अगली मीटिंग जो है लूंगा। लॉन्च ऑफ स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स सरल। अब ये कैसा है, लोग घरों की छत पे आजकल वो रूफटॉप लगाने लग गए हैं, तो उससे क्या होता है ना कि उससे आपको नेचुरल जो है बिजली मिलने लग जाती है डायरेक्ट वहां से सोलर की। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप launch the state roof power solar attractiveness index saral. The state of Karnataka has been placed the first week in the index that evaluates Indian state based on their attractiveness of rooftop development. Telangana, Gujarat and Andhra Pradesh have got second, third and fourth rank respectively. तो अब इन्होंने एक बनाया कि भाई चलो देखो कौन सी स्टेट्स के लोग ज्यादा रूफटॉप यूज करते हैं, तो तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो ज्यादा यूज करते हुए पाए गए। सरल हैज बीन डिजाइन कोलैबोरेटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हाईलाइट कर देते इसको, रिन्यूएबल एनर्जी, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन एसोसिएटेड विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचेम इसका पूरा नाम है, ठीक है, एंड अर्नेस्ट एंड यंग E&Y. इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। तो रिव्यू, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग meeting with the states and state power utilities. सरल currently capture 5 key aspects. तो कौन से 5 key aspects वो देखता है सरल? रोबस्ट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो पॉलिसी किस तरह की है वो देखता है, रोबस्टनेस। इम्प्लीमेंटेशन इन्वायरमेंट, तो भाई आपके यहाँ पे सरल को इम्प्लीमेंटेशन करने का इन्वायरमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, कंज्यूमर एक्सपीरियंस कैसा है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है। उसके बाद में लिस्टेड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड स्पेस साइंसेस, बहुत बड़ा टॉपिक इन्होंने बना के दे दिया है। आरबीआई लॉन्च मनी ऐप टू असिस्ट विजुअली चैलेंज टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। तो आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया, मनी ऐप, मनी मोबाइल ऐप नाम है इसका। इससे जो लोग अंधे हैं वो भी करेंसी को पहचान पाएंगे कि ये कौन सा करेंसी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मनी मोबाइल ऐप टू हेल्प द विजुअली चैलेंज इन आइडेंटिफाइंग denomination of currency notes. Application was launched by RBI governor. अब RBI के गवर्नर का नाम क्या है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। अब ये जनवरी 2020 को लॉन्च किया था इन्होंने। The RBI mobile app will enable usually disabled identify the denomination of currency notes using the application.
द मनी ऐप विल वर्क ऑफलाइन एज वेल एज आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन। तो उसके बाद में भी ऑफलाइन भी काम करती है, या तो इंस्टॉल कर लो तो भी काम करती है भाई, ये है ना। आदित्य L1 इसरो फर्स्ट सोलर मिशन जो है, आदित्य L1 जो है इसरो का मिशन है, ये फर्स्ट सोलर मिशन है। द आदित्य L1 mission will be the first country solar mission. This will help scientists to study the sun's corona. There will be 6 scientific payloads on this 400 kg satellite. It will placed in the hollow orbit near L1 point on the sun earth system. The Aditya L1 can now provide observation of the sun's photosphere, soft and solid X-ray, chromosphere UV, and the corona visual NIR, corona visual NIR, chromosphere UV, and photosphere suns, along with the additional experiment. ISRO DRDO sign MOU to provide critical technologies for human space mission. तो इसरो और DRDO ने दोनों ने साइन किया है, ठीक। तो हैव साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड एग्रीमेंट टू डेवलप द ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम for the human space mission to demonstrate the ISRO human space flight capability. The MOU signed by the delegation of ISRO scientists led by Human Space Flight Center Director Dr. S. Unnikrishnan Nayyar with the various DRDO labs to provide the technologies for human-centric system and technologies specific to human space mission. Under the agreement, the technology capabilities existing in the DRDO lab has the defense application. अब आप देखिए बहुत ज़्यादा इसमें काम का नहीं है, इन लोगों ने दोनों ने साइन किया है और ये अपने को काम का नहीं लगता भाई, ये यहाँ पे नहीं। चंद्रयान 2 मिशन जो है वो चालू किया गया था, तो चंद्रयान 2 जो है वो आप देखेंगे was highly complex mission which represent the significant technological। अब ये भी इतना काम का नहीं लगता है। चंद्रयान 2 सिर्फ काम का है, चंद्रयान 2 मिशन जो है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये मून के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। गगनयान मिशन, इसरो एम्स टू लॉन्च मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान before 75th anniversary of India's independence 2022. The human space flight program aims to carry 3 people मतलब इसमें 3 लोग जाएंगे to space orbit earth for roughly about 7 days, मतलब स्पेस ऑर्बिट में जाएंगे अर्थ फॉर रफली अबाउट 7 days and bring them safely back to the ground. The crewed space mission is planned to be launched aboard ISRO GSLV Mk3 in December 2021. First indigenous high temperature fuel cell system launch, तो ये भी रामनाथ कोविंद साहब ने लॉन्च इसको किया था। प्रेसिडेंट ऑफ रामनाथ कोविंद लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल system developed by Council of Scientific and Industrial Research CSIR under the New Millennium Indian Technology Leadership Initiative। तो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव मिशन में लॉन्च किया था। द लॉन्च वॉज मेड एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली, तो विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ था ऑन द ओकेशन ऑफ द 78th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड अंडर द India's flagship program, New Millennium Indian Technology Leadership Initiative. The 5.0 kV fuel cell system generate power in the green manner. It uses methanol or biomethane with the heat of water as bioproduct for further use. This further amount to more than 70% efficiency. डिजिटल सेंसेक्स 2021 जो है उसके बारे में बातचीत हो रही है। टू प्रमोट द डिजिटल इंडिया 2020 सेंसेक्स विल बी कंडक्टेड थ्रू ए मोबाइल फोन एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया है, तो आने वाले समय में जो सेंसेक्स होगा मोबाइल फोन एप्लीकेशन से होगा। एंड मूविंग अवे फ्रॉम द पेपर एंड पेन एंड पेपर टेक्नोलॉजी।
सिंपल है। नेक्स्ट है CHC फार्म मशीनरी मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द फार्मर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर लॉन्च ए मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप CHC farm machinery for the farmer during the conference of National Conference on Crop Residue Management held in New Delhi. With the help of app, farmer can now get affordable access to cutting edge technology. तो फार्मर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट देयर डोर स्टेप्स, तो उनके डोर स्टेप पे वो टेक्नोलॉजी मिल पाएंगे। कनेक्ट द फार्मर विद द कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर, ये वाला, ठीक, इन देयर एरिया। फर्स्ट मोबाइल साइंस एग्जीबिशन है, तो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन जो है वो हुई थी। तो इनको कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल फ्लैग्ड ऑफ ए मोबाइल साइंस एग्जीबिशन इन लेह, तो लेह में लॉन्च हुई थी ये जो है पहली जो है, एंड इट द फर्स्ट सच व्हीकल इन द रीजन विच होल्ड द लेक्चर्स एंड स्काई ऑब्जर्वेशन सेशन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स अमॉन्ग अदर प्रोग्राम्स। तो अदर प्रोग्राम्स में अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सैंपल क्वेश्चंस पे। विच प्लेस वॉन द बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड इन स्वच्छ भारत मिशन अवार्ड। वैष्णो देवी जो है उसने आइकॉनिक प्लेस में, जो बेस्ट आइकॉनिक प्लेस में, उसमें सबसे अच्छा वैष्णो देवी का रहा स्वच्छ भारत मिशन में। मतलब साधारण प्लेसेस में नहीं, आइकॉनिक प्लेसेस में बेस्ट रही। Which among the following ministries won the स्वच्छ भारत अवार्ड इन स्वच्छता एक्शन प्लान कैटेगरी। तो मिनिस्ट्री वॉन स्वच्छता एक्शन प्लान कैटेगरी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। Which country recently established a space command SpaceCom dedicated to space war? USA। मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड किया है स्पेस कमांड, SpaceCom, स्पेस वॉर को डेडिकेट करते हुए यूएस ने। विच पॉलिटिकल लीडर विल बी बेस्टोड विथ एन अवार्ड फ्रॉम द मिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान। तो अवार्ड फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नरेंद्र मोदी जी को मिला है इसमें जो है। देन what is the name of Chandrayaan-2 lander from which Indian Space Research Organization ISRO lost its contact with when it was 2.1 kilometer away from the surface of the moon? विक्रम लैंडर करके है उसका नाम, चंद्रयान 2 का लैंडर है, ठीक है। Institute of Company Secretary of India launched UDIN, which provide the ease of maintaining register of attestation and certification services. What is the full form of UDIN? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर करके बोलते हैं, डॉक्यूमेंट की पहचान के लिए है। इसरो एंड डैश DRDO, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, DRDO ने जॉइन हैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर चंद्रयान 2 मिशन? प्रज्ञान, नेम ऑफ द रोवर चंद्रयान 2 मिशन, ठीक। And India has proposed to undertake deep ocean mining under which of the following project? समुद्रयान। तो समुद्रयान करके इंडिया ने जो है डीप ओशियन माइनिंग प्रोजेक्ट लिया है, अंडरटेक डीप ओशियन माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, समुद्रयान नाम दिया गया इसका। What is the name of first man space mission? गगनयान। तो गगनयान जो है फर्स्ट स्पेस मैन मिशन है, इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन है गगनयान 2021, तो 2021 में। तो ऑल ऑफ दिस अबाउट अवर चैप्टर 4 एंड दिस इज ऑल अबाउट अवर करंट अफेयर्स। इसके अलावा और 3 सब्जेक्ट के वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देखिए। इसमें कोई भी और इश्यू आता है तो हम बताएंगे। मैंने आपको पूरी बुक इसकी सॉल्व करके दी है,
अभी आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप लोगों ने जो है इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सकते हो आप देखिए, और बेटर रहेगा। सुनिए इसको, जितना डेटा मैं बोलता हूँ उतना भी किया तो काफी रहेगा। साथ ही साथ में इसके और एमसीक्यू अगर कुछ डेवलप हो पाते हैं तो हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक यू।